नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 22 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो चुकी है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस तथा साइंस से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट लेकर आ गया हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। आज का ये शिफ्ट प्रथम शिफ्ट से भी कमाल रहा। यहाँ पर देखिए कि स्टैटिक्स जीके का लेवल जो है एकदम ये ग्राफ लेवल की ऐसे हो गई है, यहाँ से सीधे यहाँ आ गई है। तो देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है। होप आज के जो जिसका एग्जाम होगा कोई भी बच्चा 80 से कम प्रश्न नहीं करेंगे। एक प्रश्न आया था कि नवाचार सूचकांक 2021 के अनुसार भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है। रिपीट किया हुआ प्रश्न है ये भी बताए गए हैं एनालिसिस के दौरान। तो ये आपका कर्नाटक का है। पहला स्थान कर्नाटक का है नवाचार सूचकांक 2021 के अनुसार। इसके दूसरा स्थान जो है तेलंगाना का है और तीसरा स्थान आपका हरियाणा का है। वहीं पर 2021 के जो कोविड-19 का प्रभाव पड़ा 20 के बाद 21 में, तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वाला राज्य भी हरियाणा ही है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। नवाचार सूचकांक में पहला दूसरा तीसरा, पहला कर्नाटक, दूसरा तेलंगाना, तीसरा हरियाणा। इसके बाद एक प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदियों में से जो ऑप्शन में था ये नर्मदा नदी है। एक से अधिक नदी अरब सागर में गिरती है, लेकिन नर्मदा नदी ऑप्शन में होने के कारण नर्मदा नदी राइट आंसर है। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, सिंधु नदी, ये सभी अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। इसके अलावा स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इसके अलावा गंगा, ये सभी आपका बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। दोस्तों ये इसका क्रम भी वही है, पहले स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये से क्रम भी है। इसका मैंने एक ट्रिक बना लिया था, स म गो क का। अब मुझे अटपटा सा तो लगता है लेकिन मुझे ये याद है, ये पांचों याद है कि ये पांचों जो है आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है और गंगा भी गिरती है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये 2021 किसे दिया गया। ये भी आपका रिपीट हुआ प्रश्न है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो ये आपका साकेत सौरभ को दिया गया है। साकेत सौरभ को दिया गया है। ये क्या है, गणितज्ञ है। क्या है, गणितज्ञ है साकेत सौरभ। ठीक है। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो विज्ञान के क्षेत्र से। चलते हैं आगे। तो हाँ, गणित विज्ञान भी हो सकती है भाई, गणित विज्ञान, कोई विज्ञान हो सकती है, जीव विज्ञान है ना, राजनीतिक विज्ञान, तो गणित विज्ञान में दिया गया है। एक प्रश्न यहाँ पे कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगा यदि वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एकदम हलवा पूछा गया था। 2-3 जो है न्यूमेरिकल आए हैं जो मुझे प्राप्त हुए। तीनों न्यूमेरिकल ऐसा है कि आपको बनाना नहीं पड़ेगा। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी पूछा गया है। तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो 20/2 हो जाएगा, 20/2 हो जाएगा। तो आपका जो है 10 होगा। आप सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यही आंसर था, डायरेक्ट पूछा गया था। एक प्रश्न आया था, चांदोली नेशनल पार्क कहाँ है। चंदौसी नहीं है, ये चांदोली पूछा गया था। तो चांदोली नेशनल पार्क जो है ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र के सांगली में है। ये सांगली सतारा जो है महाराष्ट्र में, वहीं पे है ये चांदोली नेशनल पार्क पूछा गया था। और महाराष्ट्र के जो अन्य नेशनल पार्क हैं ये संजय गांधी है, पेंच है, तंसा है, बोरीवली है। पेंच है ये जो पेंच जो इंडिया का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। ये महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है ये टाइगर मतलब क्या बोलते हैं इसके, नेशनल पार्क जो है सबसे बड़ा ये हेमिस है। और सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन अंडमान में है, हेमिस लद्दाख में है। जो स्नो लियोपार्ड्स है यहाँ की प्रमुख आकर्षण है। वहीं पे सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो ये नागा अर्जुन सागर है, जो आपका कहाँ पे है, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। तो टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क में थोड़ी सी फर्क होती है। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि एचआईवी से क्वेश्चन हर दिन आ रहा है घुमा फिरा के वही। तो एचआईवी से पूछा गया था कि एचआईवी किस प्रकार का रोग है, या एचआईवी में क्या नाश हो जाता है। या फिर ऐसा पूछा गया था, कुछ बच्चे ने बताया कि अगर एचआईवी किसी आदमी को कोई बीमारी लग जाता है तो कौन सी बीमारी लग जाए तो उसका रिकवर नहीं कर पाएगा। तो एचआईवी में क्या होता है, इस बीमारी से लड़ने की जो हमारा क्षमता होता है वही खत्म हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता ही खत्म हो जाता है। बार बार एकदम जस्टिफाई करके समझाया हूं उदाहरण देके। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कोई भी छोड़ के नहीं आएगा। तो प्रतिरोधक क्षमता ही खत्म हो जाता है। मान लीजिए कहीं ब्लेड से ना कट गया हमारा हाथ, अब वो घाव नहीं कभी ठीक होगा, तो क्योंकि बीमारी से लड़ने की क्षमता नहीं है हमारे पास। मान लीजिए किसी को अगर एड्स हो जाए, भगवान न करे किसी को हो, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। एचआईवी वायरस से होती है एड्स, है ना। इसके बाद असुरक्षित यौन संबंध से होती है, असुरक्षित रक्तदान से होती है। इसके अलावा अगर किसी भी प्रोसेस से एक आदमी की ब्लड जो पहले से संक्रमित है उसका ब्लड दूसरे के अंदर चला जाए
तो हो सकती है। साथ में रहने से, खाना खाने, बातचीत करने, इस सबसे जो है एड्स की बीमारी नहीं फैलती है। ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे आया था, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र। सब दिन बता रहे हैं ना कि पूछेगा, अरे सस्ता है मतलब हल्का है तो क्या हुआ, पूछेगा नहीं एग्जाम में, तो पूछा था यहाँ पे CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है, पूछा गया था। इसका रासायनिक नाम आपका जो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। और ये बनाने की प्रोसेस क्या होती है कि क्लोरीन गैस पे शुष्क बुझा हुआ चूना पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो आपका ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। तो बनाने की भी जो विधि है आपको आना चाहिए। इसके बाद जिप्सम के निर्जलीकरण से जो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, CaSO4 हाफ H2O, जिसका रासायनिक नाम आपका जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग भी आपसे पूछा जाता है और ब्लीचिंग पाउडर का भी पूछा जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जितने भी जीवाणु कीटाणु वगैरह मारने में होती है, ब्लीचिंग पाउडर का हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का मूर्ति का सांचा बनाने में डॉक्टरों के द्वारा गृह उद्योग में हो गया। मौलिक अधिकार के अनुच्छेद कहां से कहां तक है, सब दिन लिखा भैया, सब दिन हर PDF में मिलेगा। ठीक है। और दोस्तों एक बच्चे ने कमेंट किया कि कल का PDF मैंने नहीं दिया हूं, तो दोस्तों मेरा थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, एडिटर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मेरा सब्सक्रिप्शन चला गया और मेरा पैसा भी कट गया, लेकिन फिर से हो नहीं रहा है। तो मैं आपको PDF जरूर दे दूंगा, एडिट करना पड़ता है, कुछ अगर मिसप्रिंट हो गया है तो अगर आपको ऐसे दे दूं तो आप जो है बुरा मान जाओगे, इसीलिए भाई एडिट करके ही देना पड़ता है। तो दे दूंगा शाम तक। ठीक है। मौलिक अधिकार के अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो 12 से 35 तक है। और इसमें एक एक अनुच्छेद का मैंने वर्णन लिखा है कि किसमें क्या है, आप देख लीजिएगा पुराना PDF, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं छाप रहा हूँ कि किस अनुच्छेद में क्या है। ठीक है। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, ये 6 है। कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किस भाग में रखा गया है, भाग 3 में रखा गया। आर्टिकल आपने देख ही लिया, 12 से 35 तक के बीच में है। इसके अलावा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसका जिक्र करना जरूरी समझा मैंने, निजता का अधिकार इसे ही बोलते हैं, ये आर्टिकल 21 में है और ये आपातकाल में भी नहीं बदलती है। वैसे मौलिक अधिकार जो है आपातकाल में आपसे छीना जा सकता है। मौलिक अधिकार और नीति निषेध सिद्धांत में बस इतना ही फर्क है कि नीति निषेध सिद्धांत कभी भी छीना नहीं जा सकता, लेकिन मौलिक अधिकार जो है आपको विषम परिस्थिति में, अगर देश खतरे में है तो आपसे इससे वंचित किया जा सकता है, लेकिन एकमात्र आर्टिकल 21 है, इससे आपको वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, ये आर्टिकल 21 के A में है। तो 21 में निजता का अधिकार है और 21 A में जो है आपका 6 से 14 वर्ष तक के निःशुल्क शिक्षा का जो है प्रावधान किया गया है। एक प्रश्न रिपीट किया गया फिर से, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है, कल के शिफ्ट में, कल में भी छापा था जी, तो ये दिल्ली में है स्थित आपका। ठीक है। दिल्ली में। वहीं एक और पूछा जाता है बार बार, महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में है। तो ये दोनों आप देख लीजिएगा। एक और BHU का बताया था कि BHU कहाँ पे है, बनारस में है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU मदन मोहन मालवीय संबंधित है। कौन सी नदी पूर्व से निकलकर पश्चिम में गिरती है, आज नर्मदा नदी से 2 क्वेश्चन पूछे गए। इसमें भी ऑप्शन नर्मदा नदी था और यही राइट आंसर था, क्योंकि ये अमरकंटक से निकलती है जो मध्य प्रदेश में है, और पश्चिम में आपका अरब सागर पड़ जाता है मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंग, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है आपका इधर है, मध्य प्रदेश इधर है, अरब सागर इधर है। ठीक है। तो पश्चिम में नहीं हो गया, तो पूर्व से निकला, पश्चिम में आके गिरा, तो यही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ताप्ती वगैरह भी होता तो ये भी आंसर हो जाता, क्योंकि ताप्ती की नदी भी जो है खंभात की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में ही गिरती है, तो ये भी हो जाता सही। अमरकंटक से निकलती है आपको सोन नदी भी। ठीक है। लेकिन सोन नदी इधर ना आके उधर जाता है। ठीक है। और ये गंगा में मिल जाती है। ये ट्रिब्यूटरी कौन है, गंगा है, गंगा नदी है, जो कहाँ मिलती है, पटना से थोड़ा पहले। ठीक है। बिहार में मिलता है। और ये यमुना की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी नदी तो है यमुना, और दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी आपका सोनी है गंगा का। ठीक है। नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करता है। डेल्टा जो त्रिभुजाकार होता है जनरली, इसका निर्माण नहीं करता है, ये एक्सचुरी बनाते हैं। और साथ ही साथ नर्मदा नदी के बारे में ये है कि ये उल्टी दिशा में बहती है, यानी ईस्ट टू वेस्ट फॉलो होती है। ठीक है। तभी तो आपका अरब सागर में आके गिरता है ना, नहीं तो मध्य प्रदेश से निकल के अगर पूर्व दिशा में बहता तो इधर आता है क्यों, वो तो उधर चला जाता। ठीक है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि जनवरी महीने में इनमें से कौन सा त्योहार नहीं मनाया जाता। वहां पे 4 गो त्योहार का नाम दिया गया होगा, तो एगो पोंगल था, लेकिन बच्चे लोग पोंगल जो मार के आए वो गलत है, क्योंकि पोंगल जनवरी में होता है। मकर संक्रांति होती है, उत्तरायणी होती है, लोहड़ी होती है। ठीक है। कहने का ये मतलब है कि जो भी नव वर्ष वाली त्योहार है ना, वो जनवरी में होता है। ठीक है। और यहाँ पे मैंने लगा दिया आपका नक्शा, देख सकते हैं कि कौन कौन सा त्योहार होता है। उत्तरायणी होता है आपका, मकर बिलक्कू होता है, पोंगल होता है, बिहू होता है, मकर संक्रांति होता है, लोहड़ी होता है। ये सब आपका जो है जनवरी माह में होने वाली भारत के अन्य अन्य कोने में वाली त्योहार है। ठीक है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि एल्केन के दूसरी परमाणु के लिए, अगर एल्केन जो होता है CnH2n+2, इनमें कार्बन को जो n का वैल्यू अगर हम दूर रख दें तो बनने वाला था, तो क्या होगा पूछ रहा है। तो अगर रख दे तो यहाँ C2 हो जाएगा, H6 हो जाएगा, तो मीथेन के बाद क्या आता है, इथेन हो जाएगा। ठीक है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन,
ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, इस प्रकार का पढ़ने का पहाड़ा है इसका। जो 12 पढ़े होंगे साइंस से उनको कोई दिक्कत नहीं होती है यहाँ पे। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। अब जो है ओरिजिनल मटेरियल इधर है। उत्तल लेंस की वास्तविक प्रतिबिंब हेतु फोकस दूरी क्या होगी यदि वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर तथा प्रतिबिंब की दूरी 40 सेंटीमीटर। अब उत्तल दर्पण में आप, उत्तल लेंस है भाई, उत्तल लेंस में जो है आपका दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बनती है, इमेजिनरी भी बनती है और रियल भी बनती है। लेकिन यहाँ पे आपको जो है रियल प्रतिबिंब हेतु पूछ रहा है, वो बता रहा है कि भाई वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो जब भी आपका क्या क्या लेना है, उत्तल लेंस है ना, तो आपको फोकस दूरी सबसे पहले पॉजिटिव लेना है। उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, फोकस दूरी पॉजिटिव। अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, फोकस दूरी निगेटिव। वस्तु की दूरी ऑलवेज निगेटिव। तो वस्तु की दूरी की क्या है? 10 सेंटीमीटर है। मैंने ले लिया निगेटिव के 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये निगेटिव है। और उसके बाद फोकस दूरी दिया है क्या? फोकस दूरी क्या होगा? नहीं, फोकस दूरी निकालना है, ठीक है। और उसके बाद आपका प्रतिबिंब की दूरी दे रखा है 40। अब प्रतिबिंब की दूरी कैसी होगी? यहाँ पे कैसा है? वास्तविक प्रतिबिंब है ना, तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण में होता है तो आप निगेटिव कर देते हो, और लेंस में जब वास्तविक प्रतिबिंब होने लगे ना तो पॉजिटिव कर देना, ठीक है। लेंस में जब वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो भी का वैल्यू पॉजिटिव और काल्पनिक की बात करें तो निगेटिव। लेकिन दर्पण में जब काल्पनिक प्रतिबिंब की बात करें, वो सिर्फ अवतल दर्पण के साथ ही घटित होता है कि काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है। तो जब काल्पनिक हो तब आपका पॉजिटिव दर्पण में, और जब वास्तविक हो तब निगेटिव। लेकिन लेंस में उल्टा है, मैं शब्द बताता रहा हूं, दर्पण का उल्टा लेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो वास्तविक प्रतिबिंब है तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव करना पड़ेगा लेंस में, ठीक है। तो आपका एफ बराबर निकल जाएगा, क्या होता है? 1/v माइनस 1/u होता है। तो 1/v माइनस 1/u होता है। तो आपका जो है 1/40 माइनस 1/-10 होगा, ठीक है। तो ये जुट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/40 अब प्लस 1/10 करेंगे तो 40 आपका एलसीएम हो जाएगा, और 4 1 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो फोकस दूरी आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें जो बच्चा नहीं समझेगा मुझे फिर से कमेंट करेगा, मतलब चिन्ह में मैं एक बार बता दे रहा हूं, उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल लेंस हो, आपका फोकस दूरी पॉजिटिव लेना है, ठीक है। चूंकि उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, तो मैंने दर्पण में बताया है कि जब वास्तविक प्रतिबिंब बने वो अवतल दर्पण के साथ घटता है घटना, तो आपको निगेटिव भी लेना होता है। लेकिन यहाँ पे लेंस में उल्टा है, जब यहाँ पे काल्पनिक बने तो निगेटिव है, जब वास्तविक बने तो पॉजिटिव लेंस में, और वस्तु की दूरी तो ऑलवेज ही निगेटिव होता है। इसी से मैंने 8 निकाला है, आप भी करके देखिएगा। और एक बार जैसे मैं बोला हूं वैसा मुंह से पटपटा के बनाइएगा तो काफी याद होती है, ठीक है। एक प्रश्न आपका शिक्षा मंत्री से रिलेटेड आया था, लेकिन पता नहीं है कि क्या प्रश्न आया था। कोई यूनिवर्सिटी का उद्घाटन बोल रहा था, लेकिन पता नहीं कि कौन सी यूनिवर्सिटी, मतलब मैं सुन नहीं पाया। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। एक प्रश्न फिर से एड्स से पूछा गया, अगर किसी व्यक्ति को एड्स है तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन था कि परिवार के सदस्यों का होगा, नहीं होगा, सावधानी बरतनी चाहिए। तो इन तीनों ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक ही हमको लग रहा है कि सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि होगा तो नहीं है, क्योंकि जब तक जो है ये जो कारण मैं ऊपर बताया वो नहीं होगा तब तक नहीं होगा। ये लेंस सूत्र यहाँ क्यों घूम रहा है भाई? हाँ, यहाँ पे एक प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को H2SO4 से प्रतिक्रिया किया जाता है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? तो आपका जो है ये कौन सी अभिक्रिया है, इस प्रकार की क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे NaOH से H2SO4 की प्रतिक्रिया कराएंगे तो आपका क्या बनता है? Na2SO4। क्या बनता है? Na2SO4 H2O, ठीक है। तो आपका यही प्रोडक्ट बन जाएगा Na2SO4। ये पहले भी पूछा गया है एक बार और आज भी पूछा गया है। यहाँ पे प्रोडक्ट बनाने की बात कही गई थी, प्रोडक्ट ही बनाने की बात कही गई थी, तभी मैं प्रोडक्ट लिखा हूँ। NaOH H2SO4 से जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल से प्रतिक्रिया कराते हैं तो Na2SO4 बनता है, और आपका जो है H2SO4 बन जाता है, मतलब ये क्या बोलते हैं, H2O जो है बाहर निकल जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में होता है? ये भी बताया गया क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 280 में होता है। कौन करते हैं राष्ट्रपति, कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 15वां। अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है, नंद कुमार सिंह है। इससे पहले 14वें के YB रेड्डी थे अध्यक्ष, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो ठीक है, अब F बराबर R/2 होता है। अभी आपने इस पे एक हलवा वाला प्रश्न देखा था, तो यही डायरेक्ट फिर से पूछा गया था। तो आज का शिफ्ट मिला जुला के बहुत ईजी रहा है, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था कि आवर्त सारणी में वर्ग में जो होता है ना,
वर्ग 18 को जो वर्ग है उसमें ऊपर से नीचे आने पर धात्विक माने मेटेलिक प्रॉपर्टीज पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ता है। और नीचे से ऊपर जाएंगे वर्ग में तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज घटेगा। ठीक है, तो ये सब यही सब प्रश्न आया था आज। इतने प्रश्न प्राप्त हुए आज, बहुत सारे प्रश्न प्राप्त हो गए थे और काफी इजी थे आज का शिफ्ट। तो जिनका भी एग्जाम हो उनका मैं आशा करता हूँ उनका रिजल्ट होना चाहिए, इस वाले शिफ्ट में तो पक्का होना चाहिए भाई, क्योंकि जीके तो कर ही लेगा और मैथ भी वैसे ही आ रहा है, जैसे मैंने फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का एनालिसिस आपको दिखाया था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ मिलते हैं एक अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।